आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एमए सेमेस्टर थर्ड के सब्जेक्ट कोड EC2B से एक टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। इस टॉपिक का नाम है, ये टॉपिक हमारे यूनिट 1 के सेक्शन C में है। इस टॉपिक का नाम है जुडिशियल सिस्टम, यानी न्यायिक व्यवस्था, अर्थात सल्तनत काल की न्यायिक व्यवस्था के विषय में हमें आज इस विषय को आज हम अपने आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो सल्तनत काल को, जैसा कि हमने पहले भी कहा, कि तुर्क अफगान काल से भी संबोधित किया जाता है। तो हमें मूल रूप से सल्तनत काल या तुर्क अफगान काल की न्यायिक व्यवस्था, ये जो विषय है, अगर आता है तो हमें दोनों एक ही होगा। तो चलिए बिना किसी व्यवधान के हम जल्द से जल्द शुरू करते हैं अपने विषय को। किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक व्यवस्थित न्याय प्रणाली की आवश्यकता होती है। दिल्ली सल्तनत में ऐसे सुल्तान भी हुए जिनके शासनकाल में एक सुदृढ़ न्याय प्रणाली का विकास हुआ एवं इसी न्याय व्यवस्था पर दिल्ली सल्तनत का एक मजबूत नींव मजबूत हुई। राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दंड की उचित व्यवस्था की गई। दंड व्यक्ति को मिले, इसके लिए कानून का होना आवश्यक होता है। किसी भी कानूनी व्यवस्था का आधार न्याय पर ही टिका होता है। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक इस काल के ऐसे शासक हुए जो अपनी न्यायिक व्यवस्था के लिए काफी प्रसिद्ध हुए। एक ठोस न्यायिक प्रणाली होने के कारण राजस्व की वसूली भी सही तरीके से हो सकी एवं सल्तनत कालीन व्यवस्था में शांति कायम रही। तराइन मैदान के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान के पराजित होने के बाद भारत में तुर्की शासन का प्रारंभ हुआ। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्यारोहण से दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई। इसमें पहले सल्तनत कालीन शासन के पहले लोगों को दंड देने के लिए हिंदू विधि अपनाई जाती थी, लेकिन सल्तनत कालीन शासकों ने हिंदू विधि की जगह मुस्लिम कानूनों को लागू किया। दरअसल उन्होंने इस्लाम को राजधर्म घोषित कर दिया और इस्लामिक परंपरा के अनुसार भारत में न्यायिक व्यवस्था का सूत्रपात किया। इस कानून के मुताबिक राज्य में न्याय दिया जाने लगा। मुस्लिम कानून के 4 स्रोत बताए गए: कुरान, हदीस, इज्मा और कियास। कुरान मुस्लिम कानूनों के प्रमुख स्रोत हैं। कुरान में मोहम्मद पैगंबर द्वारा दिए गए उपदेश हैं एवं उनके द्वारा बताए गए अनेक कथन हैं जिन्हें एक सच्चे मुसलमान को पालन करना चाहिए। हदीस में भी पैगंबर के कथन एवं कार्य हैं, जिसके मुताबिक उलेमाओं द्वारा, उलेमा यानी इस्लाम धर्म के व्याख्याकार, ठीक है, उलेमाओं द्वारा न्याय प्रदान किया जाता था। विभिन्न प्रशासनिक समस्याओं के समाधान हदीस के लिए
कुरान को सॉरी अगर किसी समस्या का समाधान हदीस से नहीं होता था तो कुरान से मदद ली जाती थी। कुरान में उनका समाधान ना मिलने पर हदीस का भी सहारा लिया जाता था। इन कानूनों को मुस्लिम जाति के हितार्थ बताया गया था। अतः उक्त इस्लामी कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार उन विधिवेताओं को सौंप दिया गया जो मुज्तहिद कहलाते थे अथवा विधि शास्त्री कहलाते थे। इन मुज्तहिद द्वारा व्याख्या किया गया कानून अल्लाह की इच्छा का ही रूप माना जाता था। कानून के इस स्रोत को इज्मा कहते थे। कियास अर्थात तुर्की अथवा विश्लेषण के आधार पर कानून की व्याख्या का तरीका बहुत पहले ही प्रचलित था, किंतु ये हनीफा ही थे जिन्होंने धर्मशास्त्रों के सिद्धांतों का एवं नीतियों को स्पष्ट कर दिया और वे ही पहले विधि शास्त्री थे जिन्होंने कियास के सिद्धांतों को महत्व दिया। सल्तनतकालीन कानून को लागू करने के लिए निम्न प्रकार के कानून बनाए गए थे। सबसे पहला जो कानून था वह था सामान्य कानून। ये कानून मुसलमान के लिए लागू होते थे, किंतु कानून के धर्मनिरपेक्ष अंश जैसे व्यापार, किसी चीज को बेचना या सौदा करना इत्यादि मामलों में मुसलमान तथा गैर मुसलमान दोनों पर सामान्य रूप से लागू होते थे। दूसरा जो कानून का प्रकार था वह देश का कानून था। मुस्लिम सुल्तानों द्वारा शासित देश में उक्त देश के स्थानिक कानूनों का आदर किया जाता था। तीसरे प्रकार के जो कानून थे उसे फौजदारी कानून कहते हैं। फौजदारी कानून यह कानून हिंदू तथा मुसलमान दोनों के लिए बराबर होते थे। इस कानून का राज्य के अंतर्गत रहने वाले सभी लोगों पर अनिवार्य रूप से पालन करना होता था। और चौथा जो था वो गैर मुसलमान या धार्मिक तथा व्यक्तिगत कानून के होते थे। दिल्ली सल्तनत के हिंदुओं के सामाजिक मामले में न्यूनतम हस्तक्षेप करती थी और उनके मुकदमों के निर्णय उनकी अपनी पंचायतों में विद्वान पंडित तथा ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राचीन हिंदू संस्थाओं को बने रहने दिया गया था। सुल्तानों ने हिंदुओं के सामाजिक मामलों का न्याय के लिए अपने न्यायाधीश नियुक्त नहीं किए, अर्थात वहां हिंदू न्यायाधिकारी होते थे। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मुकदमे का निपटारा काजियों और मुफ्तियों की सहायता से किया करते थे। प्रांतीय गवर्नर भी इसी के अनुरूप न्याय करते थे। सल्तनत काल में काजी तथा मुफ्ती अत्यंत महत्वपूर्ण बन गए। इसका प्रमुख कारण यह था कि प्रायः सभी सुल्तान मुख्य
मुख्यतः सैनिक थे। धर्म विधान की प्रार्थना करना उनके लिए संभव नहीं था। काजी तथा मुफ्ती दोनों कानून विशेषज्ञ होते थे, किंतु समय के साथ साथ काजी एवं मुफ्ती के पद वंशानुगत होते गए और उनकी विधि संबंधी कुशलता ने उन्हें मुस्लिम समाज में उच्च मान्यता प्रदान की। सल्तनत ने प्रारंभ से ही न्याय पर विशेष जोर दिया। अनुमान है कि न्याय करने और देश की शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने काफी प्रोत्साहन दिया। किसी भी मुकदमे के निर्णय करने के पहले मुफ्ती कानून की स्पष्ट रूप से व्याख्या करता था। वह न्याय पर जोर देता था एवं न्याय करते समय 4 मुफ्तियों की सहायता ली जाती थी। मुस्लिम दंड विधि से उतनी ही कठोरता के साथ कानूनों को लागू किया जाता था जितनी इस्लामी धर्म शास्त्र में निर्दिष्ट है। केंद्रीय न्यायपालिका में 4 प्रकार के न्यायालय सम्मिलित थे। पहला वली या गवर्नर का न्यायालय, दूसरा काजी ए सूबा का न्यायालय, तीसरा जो था वह था दीवान ए सूबा का न्यायालय और चौथा सदर ए सूबा का न्यायालय। इस प्रकार से केंद्रीय न्यायपालिका 4 प्रमुख न्याय की व्यवस्था की गई थी। 4 प्रकार से प्रांत का वली या गवर्नर सुल्तान का प्रतिनिधि होता था, अतः प्रांत में वह सर्वोच्च अधिकारी होने के कारण उसका प्रमुख कार्य न्याय करना था। स्वयं प्रांतीय गवर्नर प्रांत का सर्वोच्च न्यायालय होता था, लेकिन अपील के मुकदमों में वह सदैव काजी ए सूबा की सहायता लेता था। प्रति सूबे उसके सभी उपविभागों के सभी न्यायालयों की अपील प्रांतीय गवर्नर के पास पेश की जाती थी। प्रांतीय वली के न्यायालय का प्रांत में सबसे अधिक क्षेत्राधिकार था, क्योंकि वह सब प्रकार के मुकदमों की सुनवाई करता था। प्रांतों में न्याय के मामले में गवर्नर के बाद काजी सूबा आता था। गवर्नर विभिन्न प्रशासकीय और सैनिक मामलों में व्यस्त रहता था। काजी सूबा की नियुक्ति सुल्तान द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर की जाती थी। वह दीवानी तथा फौजदारी दोनों तरह के मुकदमों की सुनवाई करता था, किंतु काजी सूबा का क्षेत्राधिकार राजस्व संबंधित मामलों पर निर्भर नहीं था। ये मामले सीधे प्रांतीय दीवान के पास आते थे। काजी सूबा का क्षेत्राधिकार बहुत सीमित था। इसके निर्णय के विरुद्ध अपीलें गवर्नर से सीधे सुल्तान द्वारा की जाती थी। सूबे के न्यायालय का क्षेत्राधिकार सदर सूबे के
न्यायालय का क्षेत्राधिकार बहुत सीमित था। प्रांतीय न्यायालयों में भी केंद्र की तरह मुफ्ती, मुहासिब होते थे। प्रांत के न्यायिक उपविभागों में काजी, फौजदार, अमील, कोतवाल और गांव के ग्राम पंचायत शामिल होती थी। सल्तनत या सल्तनत की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि जनता के व्यक्तिगत रीति रिवाजों अथवा स्थानीय शासन प्रणाली में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। गांव की स्थानीय स्वतंत्रता सुरक्षित रहती थी। इस प्रकार से हमने सल्तनत कालीन न्यायिक व्यवस्था की विशेषताओं को देखा। अब हम उसका निष्कर्ष करते हैं तो हम पाते हैं कि इन अध्ययनों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सल्तनत कालीन न्याय व्यवस्था काफी सुदृढ़ थी एवं न्याय सर्वसाधारण लोगों को भी उपलब्ध था। इस तरह न्याय व्यवस्था दिल्ली सल्तनत की एक सुदृढ़ स्थिति में देखी जा सकती है। तो जब हम इस विषय को देखते हैं तो हम पाते हैं कि दास वंश की स्थापना के पूर्व अर्थात मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को द्वितीय युद्ध में पराजित करने के पूर्व भारत में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार न्यायिक व्यवस्था थी। लेकिन जब दास वंश की नींव रखी गई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, उसके पश्चात इस्लाम धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया गया और इस्लाम धर्म के राजधर्म घोषित होने के बाद उन्होंने इस्लामिक नियमों और परंपराओं के अनुसार भारत में न्याय व्यवस्था की नींव रखी। इस न्यायिक व्यवस्था में उन्होंने काजियों और मुफ्तियों को, जो कि इस्लाम धर्म के प्रमुख व्याख्याकार होते थे और जानकार होते थे, उनका महत्वपूर्ण योगदान होता था। न्याय के लिए मूल रूप से कुरान, हदीस की शिक्षाएं ली जाती थी और इज्मा और कियास पद्धति से न्याय व्यवस्था संपादित की जाती थी। इस न्यायिक व्यवस्था का केंद्र से लेकर ग्राम स्तर पर अलग अलग विभाजित किया गया था। सबके अधिकार अलग अलग वर्गीकृत थे। इस न्यायिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि दिल्ली सल्तनत कालीन सुल्तानों ने हिंदू न्यायिक पद्धति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया। उन्होंने हिंदुओं के लिए पंडितों की न्यायिक व्यवस्था को भी मान्यता प्रदान की और उनके लिए हिंदू विधि विधान से न्याय की व्यवस्था को कायम रहने दिया। लेकिन इसके साथ साथ वैसे विषय जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल होते थे, उनका निर्णय वे इस्लामिक कानूनों के अनुसार किया करते थे। कुल मिलाकर हम देखें तो हम पाते हैं कि दिल्ली के सल्तनत कालीन शासकों ने न्याय व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस्लामिक न्यायिक परंपरा के अनुसार भारत में न्याय प्रणाली की नींव रखी। इसमें उन्होंने न्याय के सिद्धांतों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा और कुरान व हदीस की शिक्षाओं के अनुसरण के द्वारा उन्होंने न्याय प्रणाली का सूत्रपात किया। कुल मिलाकर हम देखें तो हम पाते हैं कि सल्तनत कालीन अथवा तुर्क अफगान कालीन न्यायिक व्यवस्था तात्कालीन समय में एक श्रेष्ठ व उचित न्यायिक व्यवस्था प्रदर्शित होती है।
तो इस प्रकार से हम अपने इस विषय को यहीं समाप्त करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपका इस विषय से संबंधित सारे समस्याओं और शंकाओं का समाधान हो गया होगा। यदि आपको इस विषय से संबंधित कोई सवाल या कोई आशंका हो या आप कुछ सुझाव देना चाहें तो आप हमारे YouTube के कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं अगले क्लास में।